देखिए, चौधरी बंसीलाल जी बहुत एक साधारण व्यक्ति थे और उन्होंने बड़े संघर्ष से अपना जीवन प्रारंभ का जिया है। हालांकि वो एलएलबी किया उन्होंने, पर जब वो पढ़ते थे, एलएलबी कर रहे थे, उसी दौर के अंदर वो बस के अंदर कंडक्टरी भी करते थे। तो बंसीलाल जी ने, जिन लोगों ने ये सोचकर बनाया था कि ये कठपुतली बनेंगे, उन सबको दरकिनार कर कर वो एक सशक्त राजनेता बन गए। तो सुरेंद्र सिंह राजनीति में आ गए। तो स्वाभाविक है कि बड़ा बेटा जब राजनीति में नहीं आया, छोटा आया, तो हावी हो ही गया। और 77 में ही चौधरी सुरेंद्र सिंह जी एमएलए बन गए, क्योंकि बंसीलाल जी जब इमरजेंसी का ठेकरा उन पर फूटा, वो बदनाम हुए, तो टिकट उनको दी नहीं गई। तो बंसीलाल जी ने खुद भी चुनाव नहीं लड़ा और बंसीलाल जी ने अपने बेटे सुरेंद्र सिंह को तोशाम से निर्दलीय विधायक बना दिया। बंसीलाल इंदिरा गांधी के एक जमाने में बहुत चहेते थे। हरियाणा का विकास भी उन्होंने किया, फ्री हैंड दिया इंदिरा गांधी ने, पैसा भी केंद्र से खूब दिया। हरियाणा में वो विकास पुरुष कहलाए। उनका कांग्रेस से मोहभंग क्यों हुआ? कटु सत्य है कि अगर हरियाणा का किसी ने विकास किया है और हरियाणा में विकास की नींव रखी है तो बंसीलाल ने। जी। उनकी सरकार गिरी, उसके पीछे मानते हैं जो राजनीतिक विरासत की जब हम बात कर रहे हैं कि उन्हीं की विरासत के धनी चौधरी सुरेंद्र सिंह के कारण उनकी सरकार की विदाई हुई असमय, या कुछ और कारण रहा? विरासत उसे कहते हैं कि जब व्यक्ति खुद राजनीति से आउट हो जाता है जी, और जब सक्रिय राजनीति से आउट होकर जो उसका उत्तराधिकारी होता है और वो उस उत्तराधिकारी को अपनी विरासत सौंपता है जी। और वो उत्तराधिकारी क्या माइनस और क्या प्लस करता है, उसे आप विरासत कहते हैं। तो राजनीति का एक वसूल है कि परिवार की विरासत उसी के पास जाती है जो सत्ता में होता है। सत्ता का मतलब पावर, मंत्री होता है। ये जो कांग्रेस छोड़ करके इनको क्यों जाना पड़ा, किरण चौधरी को, सुरती चौधरी को, माँ बेटी को क्यों जाना पड़ा, और कांग्रेस को इससे क्या नुकसान हुआ, और भारतीय जनता पार्टी में वो गई है तो चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत अब भाजपा के सहारे फल फूल रही है? इसका थोड़ा सा हमको जवाब दीजिए। तो किरण चौधरी, भूपेंद्र हुड्डा में सत्ता का संघर्ष तो शुरू पहले से ही था कि मनोहर लाल जी ने खुद ही सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो पिछले 2 साल से मेरे संपर्क में थी। और ये भी कोई आवश्यक मैं नहीं देखता कि किरण चौधरी और उसकी बेटी कितने दिनों तक बीजेपी में रहेगी, फिर कांग्रेस में आ सकती है। फिर आ सकती है। राजनीतिक विरासत और हरियाणा, तीसरी किस्त। दोस्तों, आप जानते हैं एनजेपी हरियाणा की यह कड़ी चल रही है राजनीतिक विरासत और हरियाणा को लेकर के। अब तक आप 2 किस्त देख चुके हैं, आज तीसरी किस्त को लेकर के बात करेंगे। और हमेशा की तरह हमारे खास मेहमान है वेद प्रकाश विद्रोही, और मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार वैद्य। मेरा सादर अभिवादन स्वीकार करें। और एनजेपी हरियाणा की ओर से जो ये सीरीज चलाई जा रही है, इसे लेकर के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी भी जरूर दीजिएगा, ताकि हम सही आपको दिखाते रहें, आप हमारी कमियां हमें बताते रहें। और वेद प्रकाश विद्रोही समीक्षक हैं, हम एंकर की भूमिका में हैं। तो गुण दोष के आधार पर, हमने कल भी बताया था कि गुण दोष के आधार पर वेद प्रकाश विद्रोही जिम्मेदार है। हमने शपथ के साथ इन्हें अपने स्टूडियो में बिठाया हुआ है। कांग्रेस की पैरवी नहीं करेंगे, कांग्रेस की बात तो करेंगे, कांग्रेस की पैरवी नहीं करेंगे, निष्पक्ष अपना आकलन देंगे। एक राजनीतिक समीक्षक की हैसियत से वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ मौजूद है। विद्रोही जी, आपका फिर स्वागत है आज। धन्यवाद आपका। देखिए, मैं पहले अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूंगा। मैं ना तो कोई हिस्टोरियन हूं, ना मैं कोई शोध करता हूं। मैं अपने विगत 50 साल के राजनीतिक अनुभवों और सभी नेताओं से व्यक्तिगत संबंधों, जानकारी के आधार पर पुष्ट बातें कह रहा हूं। उसमें क्योंकि कुछ थोड़ी सी गलतियां तिथियों की हो सकती है, वो भी बड़ी मामूली। चलिए, हम मूल विषय पर आते हैं। तो जो आज का विषय है हमारा, वह है चौधरी बंसीलाल परिवार, उनकी राजनीतिक विरासत। पिछली कड़ी में भी बात चल रही थी, आमतौर बड़े बेटे के पास राजनीतिक विरासत जाती है, लेकिन चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत की हम बात करते हैं तो रणवीर महिंद्रा, चौधरी सुरेंद्र सिंह, वो अब दिवंगत हो चुके। उनकी जो वाइफ है किरण चौधरी, वो हरियाणा में आप जानते हैं जो काफ़ी दखल रखती है राजनीति में, एक जाना माना चेहरा है। तो चौधरी बंसीलाल की परिवार की राजनीतिक विरासत की शुरुआत करने से पहले तो हम जो चौधरी बंसीलाल का पदार्पण कैसे हुआ राजनीति में, वो जानना चाहते हैं, फिर उनके परिवार की बात करेंगे। देखिए, चौधरी बंसीलाल जी बहुत एक साधारण व्यक्ति थे
और उन्होंने बड़े संघर्ष से अपना जीवन प्रारंभ का जिया है। हालांकि वो एलएलबी किया उन्होंने, पर जब वो पढ़ते थे, एलएलबी कर रहे थे, उसी दौर के अंदर वो बस के अंदर कंडक्टरी भी करते थे। साधारण परिवार के व्यक्ति थे जी जी। और एक समय आया कि उनको मौका मिल गया। देखिए, बंसीलाल जी को जो प्रारंभ में आए, तो जब उनको जब बनाया मुख्यमंत्री, तो उनको इस सोच को लेकर बनाया गया था, क्योंकि भगवत दयाल जी थे ना, जी जी, पंडित भगवत दयाल जी उम्मीदवार थे, तो वो सोचते थे कि वैसा आदमी बन जाए। राव वीरेंद्र सिंह की सरकार चली गई थी जी जी, और हरियाणा विशाल हरियाणा पार्टी बना दी, तो कोई नहीं चाहता था कोई बड़ा नेता बन पाए। जी जी, तो वो चाहते थे कोई ऐसा आदमी बन जाए जो हमारे अनुकूल हो। तो बंसीलाल जी बिल्कुल नए थे, डोरी हिलाए और वैसे हिलते चल रहे। जाए, तो ऐसे बन जाए कोई, तो वो उनको चांस लग गया। और बंसीलाल जी को एक कमजोर व्यक्ति समझकर, एक कठपुतली समझकर मुख्यमंत्री बना दिया। जी जी, लेकिन वो बंसीलाल जी बड़े अपने आप में टैलेंटेड व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी इतनी पकड़ बनाई कि वो बीएन चक्रवर्ती होते थे उस समय हरियाणा के गवर्नर, वो तो कहते हैं कि उनके गाइडलाइन थे। और दिल्ली के अंदर दीक्षित साहब थे जो इंदिरा जी के बड़े नजदीक थे, जी जी, उनको उन्होंने पकड़ लिया। तो बंसीलाल जी ने, जिन लोगों ने ये सोचकर बनाया था कि ये कठपुतली बनेंगे, उन सबको दरकिनार कर कर वो एक सशक्त राजनेता बन गए। और 68 में भी मुख्यमंत्री बने और 72 में दोबारा फिर बन गए। अब उनकी विरासत की बात करते हैं। चौधरी बंसीलाल की जो राजनीतिक विरासत है, उनके जो परिवार की बात करते हैं, इधर रणवीर महिंद्रा और इधर चौधरी सुरेंद्र सिंह। इन दोनों के बीच में रणवीर महिंद्रा कैसे पीछे रह गए, चौधरी सुरेंद्र कैसे आगे आए? देखिए, बंसीलाल जी का जो बड़े पुत्र थे रणवीर महिंद्रा जी, वो राजनीति में सक्रिय ही नहीं थे, ना उनकी राजनीति में रुचि थी। वो जो क्रिकेट की दुनिया है जी, उसके अंदर लगे रहते थे। हरियाणा का जो क्रिकेट का प्रशासन था उस पर पूर्णतः उनका कब्जा था। वो हरियाणा के प्रधान लंबे समय तक रहे हैं। जी जी, तो वो इस लाइन में थे। और सुरेंद्र सिंह मतलब बीसीसीआई के चेयरमैन तक गए, बीसीसीआई चेयरमैन तक गए। पद तो इंटरनेशनल पहचान तो उनकी थी। नहीं, मगर उनकी राजनीति में रुचि नहीं थी। जी जी, तो जब उनकी राजनीति में रुचि नहीं थी तो स्वाभाविक है कि जो सुरेंद्र सिंह जो उनके छोटे बेटे थे उसकी राजनीति में रुचि ऐसे थे जैसे अब जैसा चल वैसी सारी उन्हीं की चलती थी। जी जी, तो सुरेंद्र सिंह राजनीति में आ गए, तो स्वाभाविक है कि बड़ा बेटा जब राजनीति में नहीं आया, छोटा आया, तो हावी हो ही गया। और वो अपनी इमरजेंसी के दौर के समय वो संजय गांधी के बड़े नजदीक थे। जी जी, ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे। जी, तो उन्होंने सारा अपना कब्जा कर रखा था हरियाणा के अंदर। जी, तो हरियाणा में पिता मुख्यमंत्री थे, तो स्वाभाविक है प्रशासन पर, उस पर उनका तगड़ा चौधरी सुरेंद्र सिंह की कमान थी। और 77 में ही चौधरी सुरेंद्र सिंह जी एमएलए बन गए, क्योंकि बंसीलाल जी जब इमरजेंसी का ठीकरा उन पर फूटा, वो बदनाम हुए, तो टिकट उनको दी नहीं गई। तो बंसीलाल जी ने खुद भी चुनाव नहीं लड़ा और बंसीलाल जी ने अपने बेटे सुरेंद्र सिंह को तोशाम से निर्दलीय विधायक बना दिया। तो आप अंदाजा लगाइए 77 के अंदर विपरीत परिस्थितियां कितनी थी कि भाई जनता पार्टी की लहर थी, इमरजेंसी का एक काला धब्बा बंसीलाल के सर पर था और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। मतलब तब चौधरी सुरेंद्र निर्दलीय जीते, चौधरी बंसीलाल जी चुनाव नहीं लड़ा। तो वो 77 में ही पॉलिटिक्स में आ गए। जब 77 में ही पॉलिटिक्स में आ गए तो स्वाभाविक रूप से उनके जो वारिस थे वो चौधरी सुरेंद्र बन गए। वो ये जो अपने महिंद्रा जी थे, ये इनकी कोई रुचि नहीं थी। बाद में तो चुनाव लड़ा। हाँ, उन्होंने लड़ा कांग्रेस के जमाने में। जी जी, बाद में चुनाव कांग्रेस का उन्होंने लड़ा। उनके दामाद थे सोमवीर, उन्होंने भी लड़ा। जी जी, बाद में इनके परिवार में रिफ्ट भी हुई जब तक सुरेंद्र थे, क्योंकि महिंद्रा जो थे वो कांग्रेस में रह गए थे और जो ये जो थे अपने चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, बंसीलाल जी, इन्होंने 91 के अंदर हरियाणा विकास पार्टी बना ली थी। जी जी, इन्होंने, आपने पूछा हरियाणा विकास पार्टी, बंसीलाल इंदिरा गांधी के एक जमाने में बहुत चहेते थे। हरियाणा का विकास भी उन्होंने किया, फ्री हैंड दिया इंदिरा गांधी ने, पैसा भी केंद्र से खूब दिया। हरियाणा में वो विकास पुरुष कहलाए। उनका कांग्रेस से मोहभंग क्यों हुआ? मतलब वो विचारधारा के तो आदमी थे, ऐसा मानते हैं। कटु सत्य है कि अगर हरियाणा का किसी ने विकास किया है और हरियाणा में विकास की नींव रखी है तो बंसीलाल ने रखी। जी जी, हरियाणा की
का यथार्थ ये है, इंदिरा गांधी का आशीर्वाद और बंसीलाल का काम। केंद्र से पैसा मिला तो कर भारी पाए। पैसा, भारी पैसा। फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर बड़े तगड़े थे, खुद रुचि लगते थे, एक टाइम बाउंड में काम करवाते थे। अब उनके जमाने के अंदर हरियाणा के अंदर हर गांव के अंदर बिजली पहुंच गई, हर गांव के अंदर उन्होंने सड़क पहुंचा दी, लगभग हर गांव में प्राइमरी स्कूल कर दिया। हाँ, मतलब एक विजन लेकर हर गांव में पानी का नल पहुंचा दिया सार्वजनिक चौराहों पर। तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, जबकि हरियाणा में कुछ था ही नहीं। जब हरियाणा बना तो खैर बाद में पहुंचा मेरे ख्याल नहीं, से। उस हर गांव के अंदर मैंने कहा सार्वजनिक नल, मैंने घर के अंदर नहीं, घर के अंदर तो नहीं, पर सार्वजनिक नल लगभग उसने कर दिया था, कोई थोड़ा ही रहा होगा। अच्छा चलो, तो फिर कांग्रेस से मोहभंग की बात हो रही थी, क्यों हुआ? अब वो कांग्रेस से मोहभंग ये हुआ कि जब भजनलाल जी आ गए थे तो भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन गए थे। फिर भजनलाल जी का जैसा था उनका आपसी विरोध तो था ही है। 86 के अंदर जब चौधरी देवीलाल जी का आंदोलन चरम पर था, न्याय युद्ध, और भजनलाल जी बदनाम हो चुके थे हरियाणा में, तब उनको चुनाव से 1 साल पहले हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। स्वाभाविक थी, वो लहर खिलाफ थी तो चुनाव हारना ही था कांग्रेस को। फिर इसके बाद जब वो राजीव गांधी की सरकार में मंत्री बना दिया, भजनलाल जी तिकड़म कर अपने मंत्री बन गए केंद्र में। तो बंसीलाल जी इस बात से खफा थे कि भाई सारा बैगेज तो भजनलाल का था और ढोया मैंने, नुकसान मैंने उठाया, इनको मंत्री बना दिया। तो वो इसको मंत्री बनाने के खिलाफ थे। दूसरा, उनको लग रहा था कि भाई जब 91 के अंदर जब कांग्रेस का चुनाव होगा तब उनको लग रहा था कि भजनलाल को ही प्रेफर दिया जा रहा है और मुझे प्रेफर नहीं मिल रहा। तो उस स्थिति में उन्होंने, क्योंकि वीपी सिंह से भी उनके, वो भी कांग्रेसी थे, पुराने संबंध थे, तो वो वीपी सिंह के साथ मिलकर उन्होंने अपनी एक अलग हरियाणा विकास पार्टी बनाकर जनता दल से समझौता कर लिया था। उन्होंने 91 का जो विकास पार्टी का जो उन्होंने बनाकर जनता दल से उन्होंने चुनाव 91 में कामयाबी नहीं मिली। उस समय उनके 4 या जो भी है, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन पौधा लगा दिया। पौधा उन्होंने 91 के अंदर लगा दिया था और वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। फिर उन्होंने 95 के अंदर कोशिश की थी, 95 में कोशिश की थी कि हरियाणा के सारे राजनीतिक दलों को इकट्ठा कर लिया जाए, क्योंकि मैं भी उस समय जनता दल में था। तो जनता दल की तरफ से अध्यक्ष थे गुरदयाल सिंह सैनी। तो जितनी भी बैठकें होती थी रोहतक के अंदर हुई सभी दलों की, तो उसमें मैं और सैनी रिप्रेजेंट करते थे जनता दल को। तो हम उन सभी बैठकों में जाते थे। बंसीलाल जी चाहते थे कि बीजेपी भी हमारे साथ आए। और सुषमा कांग्रेस के विरोध में जितनी पार्टियां थी सबको एक करना चाह रहे थे। हाँ, वो बीजेपी भी उनके साथ आए और बीजेपी की सुषमा स्वराज से उनकी बात हो गई थी, उनकी सारी चीज तय हो गई थी। पर हमने इसका विरोध किया, विशेषकर सबसे ज्यादा विरोध मैंने किया और कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। तो वो भाजपा को चाहते नहीं। वो भाजपा के साथ चले गए 96 के अंदर और हम अलग हो गए। इस तरह सत्ता में और 96 के अंदर वो सत्ता के अंदर आ गए। उनकी सरकार गिरी, उसके पीछे मानते हैं जो राजनीतिक विरासत की जब हम बात कर रहे हैं कि उन्हीं की विरासत के धनी चौधरी सुरेंद्र सिंह के कारण उनकी सरकार की विदाई हुई असमय, या कुछ और कारण रहा? देखिए, एक तो उस समय जो शराबबंदी का दौर शुरू हुआ था हरियाणा के अंदर। तो शराबबंदी का जब दौर हुआ तो एक तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था कमजोर होनी ही थी, क्योंकि शराब से ही सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। तो एक तो समानांतर शराब के बन गई, इसके अवैध शराब का धंधा सुरेंद्र सिंह के समानांतर चल पड़ा, सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में। ये गंभीर बात बिल्कुल चला है, ये कटु सत्य है। और हर जिले के अंदर ऐसी एक लॉबी तैयार हो गई थी जो पूरा करती थी, कोई जांच वांच होती थी उससे पहले, वायरलेस भी उनके पास होते थे, सब कुछ आधुनिक हथियारों जो होती है सिस्टम है। चौधरी सुरेंद्र सिंह का वो ऐसा था? हाँ, ऐसा ही बताया, बिल्कुल है, उसके प्रमाण है नहीं, पर कटु सत्य यही है। हम भी उस समय राजनीति में थे। मतलब ये सुनी सुनाई बात की मैं प्रमाणित बात कह रहा हूँ, क्योंकि हम भी तो राजनीति में थे उस समय। ये तो हमारे आंखों देखी बातें हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई हम कोई उस समय सक्रिय नहीं थे। तो भाजपा भी उनके साथ थी? भाजपा उनके साथ थी, पर जो गिरने का जो कारण था
जी जी। वो सबसे बड़ा कारण था महत्वाकांक्षा। पंडित रामविलास शर्मा जी को ये कहा गया कि भाई तुझे सीएम बना देंगे। उधर करतार सिंह भड़ाना को भी हवा दी गई कि तुझे सीएम बना देंगे, और उधर नरवीर सिंह को भी कहा गया कि हम सीएम बना देंगे। तो 22 विधायक थे चौटाला जी के साथ, तो बंसीलाल जी के साथ 33 विधायक थे और 11 बीजेपी के विधायक थे उस जमाने में। तो ये लोग हट गए। उस समय 2/3 का वो कानून नहीं था? उस समय 2/3 का नहीं था, 1/3 का था। अच्छा। उस समय 1/3 का था, 2/3 का बाद में बना है। अच्छा। तो 1/3 का कानून था। तो ये लोग अपनी संयोग ऐसा है कि जब ये टूट फूट हो रही थी उसी समय बंसीलाल को छोड़ रहे थे। हाँ, बंसीलाल को छोड़ रहे थे। तो उस समय ही नहीं, फिर दल बदल कानून उस समय 1/3 का भी तो 1/3 का था ना। अच्छा। हाँ, तो उस समय जब ये तोड़ रहे थे, मुझे इन सभी घटनाओं का प्रत्यक्ष जानकारी इसलिए है जी जी कि करतार सिंह भड़ाना भी उस समय विधायक थे जी जी समालखा से, बंसीलाल जी के, हरियाणा विकास पार्टी के। जी। और करतार सिंह भड़ाना से मेरी व्यक्तिगत मित्रता थी। तो उस समय उन्होंने मुझे सारा घटना चक्कर बताया था कि भाई कैसे कैसे क्या हो रहा है। और उसी समय संयोग से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बार बार फोन आ रहे थे कि भाई, क्योंकि उनको चंडीगढ़ जाकर वो देना था, हेलीकॉप्टर तैयार करा। व्यक्ति केंद्रित बातों पर आ नहीं, मैं कह रहा हूँ हमको टू द पॉइंट, वो विषय भटक जाए। मैं कह रहा हूँ टूट जब इनकी हुई ना, तो उसका कारण बता रहा हूँ कि वो व्यक्तिगत महत्व। हम कहाँ थे ये छोड़ करके मुझे मूल विषय पर बताओ। इनकी कितने विधायक टूटे सबसे पहले? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा 14। अच्छा। 14 विधायक इनके टूटे थे, और 14 विधायक इनके 3 पार्ट में बटे हुए थे। अच्छा अच्छा। एक तो करतार सिंह भड़ाना, एक पार्ट के अंदर नरवीर सिंह, और एक पार्ट में करण सिंह दलाल। तो इनके 3 पार्टों को मिलाकर 14 थे। बीजेपी के संगठित थे ही 11, और चौटाला साहब के 22 संगठित थे। जी जी। तो इन्होंने अपना सारा सिस्टम बनाकर केंद्र से बात कर रखी होगी इन्होंने पहले, की स्वाभाविक है कि गए हेलीकॉप्टर में, और उसी समय रात को शाम को इन्होंने ज्ञापन दिया और दूसरे दिन शपथ भी ले ली। तो शपथ ओम प्रकाश चौटाला की हुई, सपने इनको दिखाए गए। सुषमा स्वराज जी बंसीलाल जी को लाई थी। सुषमा स्वराज जी उनके साथ थी, पर जो हरियाणा की जो लॉबी थी, हरियाणा की लॉबी भी बीजेपी 2 भागों में बटी हुई थी। जी जी। एक भाग का नेतृत्व तो अपने ये रामविलास जी कर रहे थे, दूसरे विभाग का सिंगला जी और कैलाश जी करते थे। जी जी। अब सिंगला जी और कैलाश जी तो चुनाव हार गए थे। जी जी। पर उसके बावजूद भी उन्होंने उनको मंत्री पद का दर्जा देकर चेयरमैन दोनों को बना रखा था। एक को बना बंसीलाल जी ने तो ठीक कर रखा था, कर रखी थी, अपनी पूरी सेटिंग कर रखी थी। एक को बना रखा था प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन, और एक को बना रखा था एंटरप्राइजेज का चेयरमैन। जी जी। तो उन्होंने अपना संतुलन तो बना रखा था। जी जी। तो रामविलास शर्मा उस समय सुषमा जी के खिलाफ थे। तो ये जो लॉबी चल रही थी इनकी भाजपा की अंदरूनी, उस अंदरूनी लॉबी में एक तो इनको ये लग रहा था कि भाई बंसीलाल जी, जो रिपोर्ट गई होगी, खट्टर साहब ने दी होगी या उनके आरएसएस के लोगों ने दी होगी, कि भाई जो शराबबंदी की वजह से बंसीलाल जी की हवा खराब हो रही है जनमानस में, जी जी, विरोध बढ़ रहा है, क्योंकि स्मगलिंग हो रही थी, कई तरह के आरोप लग रहे थे। जी जी। तो उससे उनको लग रहा था कि भाई इससे भविष्य के अंदर हमारा सरकार नहीं बन पाएगी या हम जीत नहीं पाएंगे। जी जी। सीधा सीधा है कि चौधरी बंसीलाल का जो कद था, राजनीतिक विरासत थी, उसको चौधरी सुरेंद्र सिंह कितना संभाल पाए, और जो दूसरा पक्ष रह गया रणबीर महेंद्रा का या उनके परिवार में जो उनके दामाद है सोमवीर वगैरह का, वो कितना संभाल पाए। बंसीलाल की विरासत विभाजित हुई या एक जगह केंद्रित रही, उसकी विरासत की आप व्याख्या कीजिए। देखिए, और उसी पर आप जहां तक विरासत बंसीलाल जी की है, संभाल कोई नहीं पाया। उसका कारण है कि बंसीलाल जी स्वयं जिंदा थे। 99 तक तो वो मुख्यमंत्री रहे, खुद ही रहे, जुलाई 99 तक। उसके बाद जब वो उनकी सरकार चली गई, तो उन्होंने जो 2000 का जो चुनाव लड़ा था, उसमें उनको कोई सफलता नहीं मिली। सुरेंद्र सिंह राज्यसभा के एमपी थे उस जमाने में, तो वो विरासत को कैसे संभाल पाते। तो इन्होंने क्या किया कि 2005 का जब चुनाव आया लोकसभा विधानसभा का, कांग्रेस में अपने आप को विलय कर दिया। जी जी। तो सुरेंद्र सिंह को, और उसके बाद अनफॉर्चुनेट हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई।
जी जी तो सुरेंद्र सिंह को उनकी विरासत संभालने का या वारिस होने का कोई ऐसा राजनीतिक अवसर ही नहीं मिला जिसे हम ये कह सकें कि भाई सुरेंद्र सिंह ने उनकी विरासत को संभाला। नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ी सी यहाँ असहमति इस जगह व्यक्त कर रहा हूँ। आपने जैसे हम पीछे विश्लेषण कर रहे थे कि राव बीरेंद्र सिंह की विरासत सीधे सीधे राव इंद्रजीत के पास आ गई, अपवाद स्वरूप कोई एमएलए बढ़ते रहे। आप फिर समझ गए, मैं आपकी बात समझ गया। मैंने कहा विरासत में उनको सौंप दी, वो तो नहीं, संभाला मैंने शब्द क्या प्रयोग किया है जी जी कि क्योंकि बंसीलाल विरासत उसे कहते हैं कि जब व्यक्ति खुद राजनीति से आउट हो जाता है जी, और जब सक्रिय राजनीति से आउट होकर जो उसका उत्तराधिकारी होता है और वो उस उत्तराधिकारी को अपनी विरासत सौंपता है जी जी, और वो उत्तराधिकारी क्या माइनस और क्या प्लस करता है उसे आप विरासत कहते हैं। तो आप उनके उत्तराधिकारियों की प्लस माइनस बताइए। हाँ, तो क्योंकि बंसीलाल जी के जिंदा रहते वारिस तो थे ये सुरेंद्र सिंह जी, पर बंसीलाल जी तो जिंदा थे ना, स्वयं वो सक्रिय थे, स्वयं मुख्यमंत्री थे 99 तक। जी जी, और 99 और 2004 के बीच में कोई उसके बाद की बात नहीं, मैं उसी पा रहा हूँ ना। 99 और 2004 के बीच में हरियाणा विकास पार्टी ने कोई उल्लेखनीय कुछ प्रदर्शन किया नहीं, तो विरासत बढ़ी कहाँ? इन्होंने फिर विलय कर दिया अपना कांग्रेस में। अब कांग्रेस में विलय होने के बाद उसके बाद जिंदा रहे, उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ, उनका जो वोट बैंक है उसकी बात हो रही है, वही बात तो मैं कह रहा हूँ ना। उनका विलय करने के बाद चौधरी सुरेंद्र सिंह को मौका ही नहीं मिला ना, ठीक है, कि वो चुनाव जीते, मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर चले गए, तो उनको अवसर ही नहीं मिला। उसके बाद की राजनीति जब उनको अवसर नहीं मिला तो क्योंकि महिंद्रा से इनकी कोई बहुत अच्छी खटपट हो चुकी थी कि जब हरियाणा विकास पार्टी बनी इनकी, तो महिंद्रा इनके साथ नहीं गए, और जब इनका कठिन दौर था उसमें भी उनके साथ नहीं रहे, तो स्वाभाविक है कि महिंद्रा से उनकी कोई बहुत तगड़ी नजदीकी नहीं रह पाई थी। उनको बंसीलाल परिवार से दूर माना गया। दूर तो नहीं, बंसीलाल की राजनीतिक विरासत से दूर नहीं, मतलब उसको नजदीक नहीं माना गया। हालांकि महिंद्रा भी 2005 में एमएलए बन गए थे कांग्रेस की टिकट पर, ठीक है, परंतु वो उस तरह नजदीक नहीं थे। तो जब डेथ हुई उनकी सुरेंद्र सिंह की, तो सुरेंद्र सिंह की डेथ होने के बाद जो किरण चौधरी थी, जो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थी, वही हम बात करना चाहते हैं। वो दिल्ली की राजनीति में किरण चौधरी कैसे सक्रिय थे, आप पहले बताइए ना दोनों के बारे में। सुरेंद्र तो हरियाणा की राजनीति में और उनकी पत्नी दिल्ली की राजनीति में क्यों सक्रिय थी? वहां विधानसभा उपाध्यक्ष थी शायद वो। देखिए, बंसीलाल जी जब जिंदा थे और सुरेंद्र सिंह जिंदा थे, तब किरण चौधरी के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, ठीक है। किरण चौधरी की अपनी इंडिपेंडेंट सोच थी, वो दिल्ली में रहती थी, और ये जब इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बना ली, उसने इनका साथ नहीं दिया। वो कांग्रेस में ही बनी रही और अपने कांग्रेस की ही राजनीति करती रही दिल्ली में। और 1998 में वो कांग्रेस की राजनीति से दिल्ली कैंट से एमएलए बनी, और एमएलए बनने के बाद वो उपाध्यक्ष बनी दिल्ली के अंदर। जी जी। और 2003 के चुनाव में वो हार गई चुनाव, ठीक है। तो पर फिर भी वो कांग्रेस में ही बनी रही। जी जी। पर फिर पूरा परिवार 2005 में इकट्ठा हो गया कांग्रेस में। जी जी। फिर इकट्ठा हो गया। तो और बीच के अंदर 2004 में शायद राज्यसभा चुनाव हुआ था। जी जी। तो उसके अंदर किरण चौधरी को कांग्रेस का राज्यसभा का कैंडिडेट खड़ा किया गया था। जी जी। पर क्योंकि कांग्रेस के पास उस समय खुद के तो नंबर थे नहीं, जी, और जोड़ तोड़ की राजनीति में बनाना चाहते थे, नहीं बन पाई। जी जी। वो एक अलग कारण है। जी जी। तो पहला पदार्पण अगर आप कहो किरण चौधरी का हरियाणा की राजनीति में, तो वो राज्यसभा के चुनाव के माध्यम से 2004 में हो चुका था, ठीक है। पर उसके बावजूद भी वो हरियाणा के अंदर सक्रिय नहीं थी, ठीक है। अब 2005 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो सुरेंद्र सिंह चुनाव लड़े। जी जी। और जब सुरेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई तो स्वाभाविक है कि भाई उसकी जगह फिर ये उपचुनाव हुआ। तब किरण चौधरी आई। इस तरह वो विरासत जो है, किरण चौधरी आई, और किरण चौधरी को फिर बना दिया गया मंत्री। महिंद्रा मंत्री नहीं बने, राज्यमंत्री बने, पहले राज्यमंत्री फिर कैबिनेट बने। कैबिनेट को लेकर के फिर वो चला था कि कद घटा दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हाँ, बाद में बन गई थी फिर वो। अब
थोड़े दिन राज्य रही, फिर वो कैबिनेट मंत्री बन गई थी। और क्योंकि दिल्ली की जो कांग्रेस की लॉबी थी उसमें किरण चौधरी की पकड़ तगड़ी थी। ठीक है। जब किरण चौधरी की पकड़ तगड़ी थी तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि भाई महिंद्रा की बजाय, जी जी, भूपेंद्र हुड्डा तो बेशक महिंद्रा को बनाना चाहते थे, पर महिंद्रा की बजाय बनी किरण चौधरी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे कि जो चौधरी सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी के पास जो पावर स्थानांतरित हुई है चौधरी बंसीलाल की, उसको डैमेज करके सीधी अपनी बनाए। हाँ, रणवीर महिंद्रा उनके साथ थे। जी जी। परंतु किरण चौधरी का अपना ऑरा था कांग्रेस की राजनीति में, दिल्ली के अंदर उसके बड़े अच्छे संपर्क थे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। तो स्वाभाविक है कि वो ओवर रूल कर आ गई। कैबिनेट नहीं बनाया, फिर भी उसको राज्य मंत्री बनाया, पर वो लड़कर फिर कैबिनेट भी बन गई कुछ दिनों बाद, क्योंकि उसके अपने संपर्क सूत्र कांग्रेस में मजबूत थे दिल्ली के अंदर। जी जी। तो जब उनका कैबिनेट मंत्री बन गए तो राजनीति का एक वसूल है कि परिवार की विरासत उसी के पास जाती है जो सत्ता में होता है। सत्ता का मतलब पावर मंत्री होता है। हालांकि ये दो एमएलए थे, सोमवीर सिंह और रणवीर महिंद्रा। अगर इनमें से कोई मंत्री बन जाता मान लो, तो वो विरासत चली जाती उनकी तरफ। टर्निंग पॉइंट था ये। या किरण चौधरी, पर किरण चौधरी ने उस विरासत पर कब्जा कर लिया। कब्जा का हो गया अपनी राजनीतिक चातुर्य और अपने सक्रियता और अपने संबंध, दिल्ली के संबंधों की वजह से कब्जा कर लिया। कब्जा उसने कर लिया। और वो बीच में सुरती चौधरी की, फिर बाद में सुरती चौधरी तो फिर 2009 में बनी ना जी। सुरती चौधरी को फिर इन्होंने एमपी की टिकट दिलवा दी, जब वो भिवानी महेंद्रगढ़ खुद भी लड़ी और बेटी को भी। हाँ, खुद तो मंत्री थी ना। जी जी। उस समय लोकसभा चुनाव जो था वो हरियाणा विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद हुआ है। जी जी। 2009 के मई में तो चुनाव हुआ, अप्रैल मई में तो हुआ है इसका लोकसभा का, और विधानसभा का चुनाव अक्टूबर 2009 में हुआ है। कार्यकाल तो उस समय सुरती को बनवा दिया। कार्यकाल जो था वो मार्च तक का था, पर इन्होंने सोचा कि भाई 67 जगह, काफी इनकी कांग्रेस आगे थी, तो भाई मौका पड़ा है, 67 जगह जीती है, लीड मिली है और 9 एमपी बने हैं, तो अभी करवा लो तो जीत जाओगे। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा को मालूम था कि भाई कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, जैसे मैंने चर्चा की थी जब राव साहब के संदर्भ में जब आई थी कि भाई ग्राफ गिर रहा है। तो हालांकि फिर भी सीट तो इनकी 40 ही आई थी, फिर जल्दी करा लिया इन्होंने। जल्दी कराया तो इसलिए था कि भाई तुम्हारी सीट बढ़ेगी, पर सीट बढ़ने की बजाय सीट घट गई, 40 पाके खड़े हो गए। और इन बिटवीन वो भजनलाल जी भी अलग हो चुके थे, इसीलिए कराया ना कि भाई भजनलाल जी का कोई फैक्टर काम नहीं किया ना लोकसभा में। जी जी। क्योंकि ये फैक्टर विधानसभाओं में काम करते हैं, लोकसभा में नहीं करते। सुरती चौधरी जी को टिकट मिलाई 2009 में, जो भिवानी महेंद्रगढ़ नई कंस्टिट्यूंसी बनी थी, और उसमें सुरती चौधरी एमएलए बन गई, एमपी बन गई। और जो अक्टूबर में जो चुनाव हुआ उसके अंदर किरण चौधरी जी दोबारा बनकर फिर मंत्री बन गई। जी जी। तो जो बंसीलाल जी की विरासत थी उसकी मोहर और लग गई। जी जी। कि किरण चौधरी पर बंसीलाल जी ने जब उनकी मृत्यु से पहले ही किरण चौधरी के ऊपर साफा रखकर अपनी विरासत का वारिस घोषित कर दिया था। किन्होंने घोषित कर दिया था? बंसीलाल जी ने। इसको नहीं किया था किरण को, इसको सुरती को, जब चौधरी सुरेंद्र की मृत्यु पर। हाँ, कि तो मतलब एक तरह से तो फिर विरासत इन्हीं के पास आ गई। इन्हीं पा गई, माँ बेटी के पास। मैं तो कह ही रहा हूँ कि और भाई वो छिन सकती थी अगर वो मंत्री नहीं बनती तो। जी जी जी। अगर वो मंत्री नहीं बनती तो छिन सकती थी, लेकिन मंत्री बन गई और फिर किरण चौधरी की बेटी सांसद बन गई और फिर दोबारा मंत्री बन गई और सोमवीर चुनाव हार गया। तो वो काफी जो वो हो गया, फर्क आ गया, जो काफी फर्क आ गया। तो अभी हम अगर चौधरी बंसीलाल की विरासत की बात करें तो मौजूदा समय में ये जो कांग्रेस छोड़ करके इनको क्यों जाना पड़ा, किरण चौधरी को, सुरती चौधरी को, माँ बेटी को क्यों जाना पड़ा, और कांग्रेस को इससे क्या नुकसान हुआ, और भारतीय जनता पार्टी में वो गई है, तो चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत अब भाजपा के सहारे फल फूल रही है, इसका थोड़ा सा हमको जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक मेरा अपना आकलन है, किरण चौधरी जी की, माकन जी की, इनका भूपेंद्र हुड्डा से तो विवाद था ही, क्योंकि ये बीच में विपक्ष की नेता बनी थी। जी जी। फिर बाद में भूपेंद्र हुड्डा 2019 में बन गए, ये नहीं बन पाई। तो
किरण चौधरी भूपेंद्र हुड्डा में सत्ता का संघर्ष तो शुरू पहले से ही था, जी। पर पहले दबे स्वर में था, कमजोर था। पर जब विपक्ष के नेता बनकर 2019 से जब ये फिर चाहती थी कि मैं ही बन जाऊं विपक्ष के नेता, पर ये नहीं बन पाई। जी जी। क्योंकि उस समय जो एमएलए थे कांग्रेस की 31, उसमें अधिकांश भूपेंद्र हुड्डा के चल नहीं पाई, वो लंबे समय तक उसी के समर्थक थे। जी जी। तो इनका एक विवाद अंदर खाने था। जब माकन जी को टिकट मिल गई जी जी, तो वो विवाद और खुलकर सामने आ गया, क्योंकि इन्होंने जो वोट जो दी थी वो तो दिखा कर दी थी, सबके सामने दिखाई जाती है। जी जी। शक्ति सिंह गोयल को दिखाई थी, वो कांग्रेस के एजेंट थे। तो वो मार्क कुछ गलत कर कर वो वोट कैंसिल हो गई थी, जिसकी वजह से अजय माकन चुनाव हार गया। जी जी। तो उसकी वजह से शिकायत भी हुई, सब कुछ हुई, पर हाई कमांड ने एक्शन तो नहीं लिया। वैसे आज तक प्रमाणित है कि किसकी वोट थी? वो इसी की थी। वो कांग्रेस को तो पता ही है ना। जी जी। क्योंकि वो कोई भी जो राज्यसभा की वोट डाली जाती है वो दिखा कर डाली जाती है, तो वो कांग्रेस को पता था वो। ठीक है। पर कांग्रेस ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये कांग्रेस की गुड बुक में थी। जी जी। तो इसको लग गया था कि भाई हुड्डा का वर्चस्व है, तेरी चलेगी नहीं, और उस वोट की वजह से तू विवादित हो गई। तो उस स्थिति में फिर भी ये कांग्रेस में बनी रही। जी जी। टर्निंग पॉइंट यहां आया कि 2024 के चुनाव में श्रुति चौधरी की टिकट कटवाकर दान सिंह को भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिलवाने में कामयाब हो गए। तो वहां टर्निंग पॉइंट आ गया। तब उस समय सोच लिया किरण चौधरी ने कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विधानसभा चुनाव में चलेगी, तुम्हारी राजनीति को ये आगे नहीं बढ़ने देगा। तो मनोहर लाल ने साथ लिया। तो मनोहर लाल से उनकी पहले ही थी। ये मनोहर लाल खुद ही कह चुके हैं कि 2022 में, जो मैं बता रहा हूं आपको, मैंने इसलिए 2022 को जोड़ा जी, कि मनोहर लाल जी ने खुद ही सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो पिछले 2 साल से मेरे संपर्क में थी। राजनीति में कई बातें निकल जाती हैं मुंह से। जी जी। तो वो 2022 में ही जो माकन का चुनाव था तब से उनके संपर्क में थी, और उन्होंने, उनका पैक्ट हो गया कि राज्यसभा में भेज देंगे, तेरी बेटी को विधायक की टिकट दे देंगे, और सरकार बनेगी तो मंत्री बना देंगे। ये इनका पैक्ट पहले ही हो चुका था। और क्योंकि उनको जरूरत थी एक जाट लीडर की, विशेषकर भिवानी के अंदर, अगर ये कांग्रेस के साथ रहती तो कांग्रेस भिवानी मजबूत रहती और शायद बीजेपी की सरकार नहीं बनती। इतना इनका भिवानी के अंदर तो प्रभाव है। 3-4 भाजपा ने अपना गेम अच्छा खेला उन्होंने अपना, पर बंसीलाल की विरासत ही काम आई। हाँ, बंसी, क्योंकि वो 3-4 सीटें पे ही इनका है, बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब हम अगर तोड़ की बात करें तो जिस परिवारवाद को भाजपा कहती रहती है, भाजपा को भी हरियाणा में लगा कि इन्हीं परिवारों के सहारे तुम सत्ता में आ सकते हो। राव इंद्रजीत को पकड़ा, चौधरी वीरेंद्र को पकड़ा, फिर बाद में अब इनको पकड़ा। तो आज तीसरी बार सत्ता में है। तीसरी बार सत्ता में परिवारवाद की वजह से आए हैं। और सबसे कमजोर अगर विरासत हुई है जी, तो बंसीलाल जी की हुई है। अब उनकी विरासत जरूर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उस विरासत की एक घोषित वारिस, जी जी, प्रमाणित वारिस बन चुकी है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, जो उनका बंसीलाल जी के जो कट्टर कोर ग्रुप के जो लोग हैं, कट्टर लोग, जी जी, वो किरण चौधरी के साथ पूर्णता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, परंतु वो विरासत कोई बहुत बड़ी नहीं है, 3-4 सीटों तक की सीमित, उसका दायरा है, वो बहुत बड़ी नहीं है। वो छिन भी सकती है अगर दूसरा ग्रुप या कांग्रेस की, जैसे मान लो राज आ जाए, उनको ताकत मिले, रणवीर महिंद्रा के लड़के अनिरुद्ध को आगे कर रहे हैं, अगर वो सफल हो गया, उसके अंदर कैलिबर हुआ, क्योंकि जो कैलिबर, लेकिन फिर एक किरण में तो कैलिबर, विरासत को चुनौती मिलेगी तो विरासत के दूसरे धनी है वो चुनौती मिलेगी। वो इसलिए मिल सकती कि जो किरण चौधरी का कैलिबर बड़ा तगड़ा है। पर जितना कैलिबर किरण चौधरी के अंदर है, जितना मैं श्रुति को जान पाया हूं, और जितना मेरा श्रुति संपर्क रहा, मंत्री बनने के बाद तो मैं जानता नहीं, क्योंकि किरण चौधरी का बाद जो मंत्री बनी है श्रुति, तो उसका कैलिबर भी मंत्री से पता चलेगा। उतना तो मुझे नहीं मालूम कि वो उनका मंत्री के रूप में क्या कैलिबर है, परंतु किरण चौधरी के मुकाबले में श्रुति के अंदर वो कैलिबर उतना नहीं है। एकदम साफ कर सके अनुरोध चौधरी को अगर कांग्रेस बढ़ाती आगे, अभी तो कब्जा उनका है, अब अगर वो अपना कैलिबर बढ़ाती है तो उसको कब्जे को बरकरार भी रख सकती है। पर इतना आसान भी नहीं होगा अनुरोध चौधरी से का कि वो उनकी चौधर छीन ले या विरासत छीन ले, क्योंकि वो एज पर है। अब अगर हम चौधरी बंसीलाल की चौथी पीढ़ी की बात करें, चौधरी बंसीलाल की जो पोतों की बात करें, तो अनिरुद्ध और जो श्रुति चौधरी, जी,
पोते और पोती की बात करें तो आने वाले समय में अगर ये आया टकराव देखने को मिलेगा, जो ऐसा जैसे संभावना है, तो आप क्या देखते हैं? देखो कौन सशक्त बन करके उभरेगा? देखो बंसीलाल की विरासत क्या श्रुति से छीनी जा सकती है? अनिरुद्ध छीन सकते हैं? फिलहाल तो श्रुति चौधरी हावी है, परंतु जो उनका वोटर का जो माइंड सेट है, बंसीलाल का वोट सेट वो किसान वोटर है जी जी, और किसान वोटर कितने दिनों तक बीजेपी के साथ रह पाएगा और बीजेपी में इनकी कितनी मनमानी चल पाएगी, क्योंकि एक छत्र राज चल पाएगा, ये इस बात पर निर्भर है। और ये भी कोई आवश्यक मैं नहीं देखता कि किरण चौधरी और उसकी बेटी कितने दिनों तक बीजेपी में रहेगी, फिर कांग्रेस में आ सकती है। फिर आ सकती है। तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता क्या घालमेल होगा, क्योंकि इनके संबंध व्यक्तिगत रूप से। पर एक चीज जरूर कही जा सकती है कि चौधरी बंसीलाल की जो विरासत है वो चौधरी सुरेंद्र से, किरण चौधरी, श्रुति से होते हुए अभी भी मतलब भिवानी जो लोकसभा क्षेत्र है महेंद्रगढ़ भिवानी, उसमें चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत जिंदा है। हाँ जिंदा है, यही है सार ना? जिंदा है, वो श्रुति चौधरी किरण चौधरी के पास है। जो पार्टी चौधरी बंसीलाल की इस विरासत को साधने में कामयाब रहेगी वो पार्टी भिवानी महेंद्रगढ़ में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। महेंद्रगढ़ में तो नहीं, भिवानी और दादरी में दोनों जिलों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। उसको एक 2-3 सीटों का एज रहेगा। दोस्तों, आपने चौधरी बंसीलाल की जो राजनीतिक विरासत की कहानी सुनी है, वेद प्रकाश विद्रोही की जुबानी सुनी है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। विद्रोही के विचारों से कहाँ तक सहमत है, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय दीजिए। और गुण दोष हम बता ही रहे हैं, वो वेद प्रकाश विद्रोही के खाते में जोड़ेंगे। एनजेपी की यह सीरीज आपको कैसी लग रही है, इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।